आज के इस पार्ट में हम पजल्स डिस्कस करेंगे। जनरली कुछ पजल्स ऐसी होती है जिनको एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस के रूप में पजल्स आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी और इन पजल्स को किस तरह से सोल्व किया जाता है आज इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम टॉपिक से हम 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने एचसीएफ और एलसीएम के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा और साथ ही इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया। अगर आपने किसी वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जिन व्यूवर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग से जुड़ा हुआ एक नया वीडियो हम डेली अपलोड करते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। एचसीएफ एंड एलसीएम से पार्ट 5 पजल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस पार्ट से, इन अ स्टोर देयर आर 345 लीटर मस्टर्ड ऑयल, 120 लीटर सनफ्लावर ऑयल and 225 लीटर सोयाबीन ऑयल. What will be the capacity of the largest container to measure the above 3 types of oil? तो क्वेश्चन में कहा गया है एक स्टोर में, एक दुकान में 3 तरह के ऑयल्स हैं। 345 लीटर मस्टर्ड ऑयल है, 120 लीटर सनफ्लावर ऑयल है और 225 लीटर सोयाबीन ऑयल है। तो हमसे ये पूछा गया है कि उस लार्जेस्ट कंटेनर की कैपेसिटी क्या होगी जिससे हम इन तीनों ही ऑयल्स को मेजर कर सकें। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बट इस क्वेश्चन के पीछे जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को आपको समझना होगा अपने आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। देखिए, कंटेनर जो है हम 2 लीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 लीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 6 लीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा भी, इन तीनों ही ऑयल्स को मेज़र करने के लिए। बट आप देखिए, 2 लीटर का कंटेनर आप यूज़ करते हैं तो 120 लीटर को आप एक्चुअली मेजर कर पाएंगे। भाई 60 टाइम आपको मेजर करना पड़ेगा। लास्ट का जो पार्ट होगा वो भी इक्वली 2 लीटर के कंटेनर में आपको मिल जाएगा, तो 2 लीटर आप मान लेंगे, ठीक है। अब 225 की बात करें तो 224 लीटर होता तो एक्चुअल में 2 लीटर के कंटेनर से आप उसे मेजर कर सकते थे, बट लास्ट में 1 लीटर बच जाएगा। अब बीच में इस कंटेनर में बीच में निशान नहीं है कि वो 1 लीटर को बता सके, ठीक है। तो 2 लीटर का यहाँ पर यूज नहीं हो सकता। इसी तरीके से 345 के केस में भी होगा, ठीक है। 4 लीटर के साथ में भी यही केस है। 120 लीटर का जो ऑयल है उसे आप मेजर कर सकते हैं, 30 टाइम आपको मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअल मेजर हो जाएगा। बट 225 की हम बात करें तो लास्ट में जो है 1 लीटर बचेगा, तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो कंडीशन ये है कि हमें तीनों ही ऑयल जो हैं वो मेजर हो जाएं, ऐसा लार्जेस्ट कंटेनर, उसकी कैपेसिटी हमें बतानी है। तो एक्चुअली में है क्या, यहाँ पर हमें इन तीनों ही जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ध्यान ये बात रखिएगा, जब भी मेजरमेंट से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें जनरली हमें एचसीएफ ही निकालना होता है। तो उस लार्जेस्ट कंटेनर की कैपेसिटी हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 345, 120 एंड 225। और इसके लिए हम डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे। तो पहले मैं इन दोनों वैल्यूज़ को ले रहा हूँ। 225 को हम डिवाइड करेंगे 120 से, तो ये लगभग डिवाइड होगा 1 टाइम, ठीक है। तो 225 में से 120 हम माइनस करेंगे, वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगी 105। अब डिविडेंड जो है 120 होगा डिवाइजर 105, और 105 से 1 टाइम डिवाइड होगा, कितना यहाँ रिमेन रह जाएगा 15, ठीक है। और डिविडेंड क्या होगा 105 है जो 15 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम, तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है हमें 0 मिल जाएगा। इस वजह से 15 जो है इन दोनों ही वैल्यूज़ के लिए एचसीएफ होगा, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 15 होगा इन दोनों ही वैल्यूज़ के लिए।
बट हमें तीनों ही वैल्यूज़ के लिए HCF फाइंड आउट करना है। इस वजह से हम 345 को भी डिवाइड करेंगे 15 से, तो 15 से 345 जो है लगभग डिवाइड होगा 2 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, 4 यहाँ पर रिमेंड हो जाएगा, 5 को हम यहाँ पर रखेंगे और 45 जो है एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम, तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है 0 मिल गया। इस वजह से 15 जो है एक तरह से HCF होगा इन तीनों ही वैल्यूज़ के लिए। तो उस लार्जेस्ट कंटेनर की कैपेसिटी क्या होगी? 15 लीटर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर? फोर्थ, 15 लीटर, जो कि लार्जेस्ट कंटेनर की कैपेसिटी होती है इन तीनों ही ऑयल्स को मेजर करने के लिए। 5 लीटर के कंटेनर से भी हम इन तीनों ही ऑयल्स को मेजर कर सकते थे, ठीक है। बट हमसे लार्जेस्ट कंटेनर के लिए पूछा गया, इस वजह से यहाँ पर आंसर जो है 15 लीटर हमने चूज़ किया है। और 2 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर या अदर कोई कैपेसिटी वाला कंटेनर हम इन तीनों ही ऑयल्स को मेजर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि प्रैक्टिकल वे में अगर हम देखें तो कोई ना कोई लॉजिक यूज़ करके हम मेजर कर सकते थे। बट यहाँ पर मैथमेटिकल जो कंडीशन हमें दी गई है उसको फुलफ़िल करना ज़रूरी है। इस वजह से इन तीनों ही कंटेनर्स को या फिर अदर कोई जो कैपेसिटी वाला कंटेनर है उसको हम इन तीनों ही ऑयल्स को मेजर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते थे। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ स्कूल ऑल द स्टूडेंट्स कैन स्टैंड इन अ रो सो डेट ईच रो हैज़ 5, 9 और 10 स्टूडेंट्स, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, एक स्कूल में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको रोज़ में खड़ा करना है, ठीक है। और कंडीशन ये है कि एक रो में या तो 5 स्टूडेंट्स हो या फिर 9 स्टूडेंट्स हो या फिर 10 स्टूडेंट्स हो। तो हर एक रो में इक्वल स्टूडेंट्स आने चाहिए। अगर 5 हम ले रहे हैं एक रो में, तो हर एक रो में 5 स्टूडेंट्स होने चाहिए। एक रो में 9 स्टूडेंट्स हम ले रहे हैं तो हर एक रो में 9 स्टूडेंट्स होने चाहिए। और हर एक रो में हम 10 स्टूडेंट्स ले रहे हैं तो जो भी जितनी भी रोज़ हैं उनमें 10 स्टूडेंट्स होने चाहिए। ये कंडीशन हमें दी गई है। तो इसके लिए जो लिस्ट नंबर होगा स्टूडेंट्स का वो क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन के लॉजिक को समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए 6 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब एक रो में जितने स्टूडेंट्स खड़े होंगे सभी रो में उतने ही होने चाहिए। तो वो कंडीशन हम किस तरह से बना सकते हैं? भाई एक रो में 2 स्टूडेंट्स में खड़े करता हूँ, दूसरी रो में भी 2 स्टूडेंट्स खड़े करता हूँ, तीसरी रो में भी 2 स्टूडेंट्स खड़े करता हूँ। तो यहाँ पर 6 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और हर एक रो में इक्वली हमें स्टूडेंट्स मिले हैं, ठीक है। 2-2 स्टूडेंट्स खड़े किए गए हैं। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, एक रो में 3 स्टूडेंट्स खड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू हो रही है, एक रो में 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो हर एक रो में 3 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर और 6 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि हमसे ये कहा जाए कि रो में 2 और 3 स्टूडेंट जो हैं खड़े होंगे, ठीक है। एक रो में 2 और 3 स्टूडेंट्स खड़े होंगे। उस कंडीशन में मिनिमम स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो कितना होना चाहिए? तो हमारा जवाब क्या होता? 6 होता, ठीक है। हमारा जवाब क्या होता? 6 होता, क्योंकि 2 स्टूडेंट्स हम खड़े करेंगे तो 3 रो बनाएंगे, ठीक है। 3 रो हमें बनानी है, 2 रो में भी काम चल जाता, लेकिन 3 स्टूडेंट्स को एक रो में खड़ा करना है वो तब पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उस कंडीशन में हमारे पास में 4 ही स्टूडेंट्स होते। तो 4 स्टूडेंट्स को हम 3-3 इक्वली 2 रोज में खड़ा नहीं कर सकते थे। इस वजह से मिनिमम हमें 6 स्टूडेंट्स चाहिए हैं। और ये मिनिमम के लिए पूछा गया है इसलिए 6 होगा, क्योंकि 12 स्टूडेंट्स को भी हम कुछ इसी तरीके से स्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। एक रो में 2 स्टूडेंट्स हम खड़ा करते हैं तो 12 स्टूडेंट्स के लिए हमें 6 रोज बनानी पड़ेगी, ठीक है। और 3 स्टूडेंट्स को हम खड़ा करते हैं तो 4 रोज हमें बनानी पड़ेगी। तो 12 भी एक तरह से उस केस में आंसर हो सकता है, लेकिन मिनिमम नंबर्स के लिए पूछा गया है, ठीक है। लिस्ट नंबर के लिए पूछा गया है, इस वजह से उस केस में हम 6 जो है हमारा आंसर मानेंगे। और आप इस बात पर गौर कीजिएगा, 6 और 12 जो हैं 2 और 3 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। 18 भी 2 और 3 का मल्टीपल है, लेकिन यहाँ पर लिस्ट नंबर के लिए बोला गया है, इस वजह से आंसर जो है हमारा 6 होगा। इसी तरीके से यहाँ पर 5, 9 और 10 एक रो में होने चाहिए स्टूडेंट्स। तो इसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होने चाहिए ये हमको फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअल में हमें यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। 2 और 3 के लिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है?
6 है। इसी तरीके से 5, 9 और 10 के लिए जो भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर होगा। और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए डिवीजन मेथड हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो 5, 9 और 10 का एलसीएम क्या होगा, वही 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 टाइम डिवाइड होगा, 9 डिविजिबल नहीं है, 10 डिवाइड होगा 2 टाइम। तो एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 9। तो 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 2 90। तो लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं कितने होने चाहिए, 90 होने चाहिए। तो ये जो कंडीशन हमें दी गई है ये ट्रू हो जाएगी। अगर एक रो में 5 स्टूडेंट्स हम खड़ा करते हैं तो 18 रोज बनेगी, हर एक रो में 5 स्टूडेंट्स होंगे। एक रो में अगर हम 9 स्टूडेंट्स खड़े करते हैं तो 10 रोज बनेगी, हर एक रो में 9 स्टूडेंट्स होंगे। एक रो में 10 स्टूडेंट्स हम खड़ा करते हैं तो 9 रोज बनेगी, ठीक है, सभी में इक्वल ही स्टूडेंट्स होंगे। तो तीनों कंडीशन एक तरह से ट्रू हो रही है। मिनिमम स्टूडेंट्स जो है 90 होनी चाहिए इस केस को ट्रू करने के लिए, इस कंडीशन को ट्रू करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पर कोई से भी ऑप्शन में हमें 90 नहीं दिया गया है, तो फिफ्थ ऑप्शन राइट होगा, नन ऑफ दीज। तो एचसीएफ और एलसीएम पर बेस्ड पजल्स जो हैं काफ़ी सिंपल होती हैं, बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए और इजीली आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन पर हिट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें ताकि मुझे पता लग सके आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर होल ऑफ लेंथ 20 मीटर एंड ब्रेथ 16 मीटर। तो क्वेश्चन में कहा गया है रेक्टेंगुलर होल में फ्लोरिंग करने के लिए लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितनी होंगी, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितनी होंगी। कंडीशन ये दी गई है कि वो जितनी भी स्क्वायर टाइल्स लगेंगी वो यूनिफॉर्म साइज की होनी चाहिए। अगर हम 2x2 की एक स्क्वायर टाइल ले रहे हैं तो जितनी भी स्क्वायर टाइल्स होंगी वो 2x2 की होंगी। अगर 4x4 की स्क्वायर टाइल हम ले रहे हैं तो जितनी भी टाइल्स होंगी 4x4 की होंगी। और अगर 8x8 की टाइल्स ले रहे हैं तो जितनी भी टाइल्स होंगी 8x8 की होनी चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पर दी गई है। और रेक्टेंगुलर होल का एक तरह से एरिया हमें दिया गया है, डायमेंशंस दी गई हैं। लेंथ जो है 20 मीटर है, ब्रेथ जो है 16 मीटर है। और इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक पिक्टोरियल फॉर्म हम यहाँ पर इस होल की बनाते हैं। मान लीजिए होल जो है कुछ इस तरह का है, रेक्टेंगुलर होल है, ठीक है। ये जो लेंथ है 20 मीटर है और ब्रेथ जो है 16 मीटर है। तो इस रेक्टेंगुलर होल की फ्लोरिंग हमें करनी है और लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स हमें चाहिए। अब लिस्ट नंबर यानी कि मिनिमम नंबर स्क्वायर टाइल्स हमें चाहिए, तो स्क्वायर टाइल्स की जो साइज़ है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, स्क्वायर टाइल की जो साइज़ है वो ज़्यादा होगी। मान लीजिए 20 मीटर साइड है स्क्वायर टाइल की, ठीक है। अब स्क्वायर टाइल है तो हर एक साइड 20 मीटर की होगी। उसको यहाँ पर हम फिट करते हैं एक ही टाइल को, तो वो टाइल जो है बाहर निकल जाएगी इस एरिया से, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर फिट नहीं कर सकते। 16 मीटर मान लो साइड हुई स्क्वायर टाइल की, तो उसको यहाँ पर हम फिट करते हैं तो इतना हिस्सा जो है ये कवर हो जाएगा, बट ये हिस्सा जो है खाली रह जाएगा और इसके लिए अलग टाइल हमें लगानी होगी जो कि एक अलग साइज़ की होगी, ठीक है। 16 मीटर उसकी साइड नहीं होगी और हमसे ये कहा गया है जितनी भी टाइल्स लगेंगी यूनिफॉर्म साइज़ की लगेंगी। तो इस केस में यहाँ पर जो साइज़ होगी स्क्वायर टाइल की वो होनी क्या चाहिए। देखिए यहाँ पर 20 मीटर लेंथ है, 16 मीटर ब्रेथ है, तो जो भी टाइल होगी एक तरह से इनके फैक्टर वाली होगी, ठीक है। उसकी जो साइड है इन दोनों ही वैल्यूज़ का एक फैक्टर होना चाहिए, तब जाकर यूनिफॉर्म साइज़ की टाइल्स जो हैं हम यहाँ पर बिछा सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से हमें क्या करना है, फैक्टर्स इनका फाइंड आउट करना है। बट यहाँ पर बोला गया है लीस्ट नंबर हमें स्क्वायर टाइल्स चाहिए, ठीक है। लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स यहाँ पर हमें यूज़ करनी है, तो स्क्वायर टाइल्स जो है उनकी साइज़ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों ही वैल्यूज़ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। कॉमन फैक्टर तो हम ले सकते थे तो यूनिफॉर्म साइज़ की टाइल्स हमें मिल जाती, बट मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स हमें चाहिए। इस वजह से स्क्वायर टाइल्स का एरिया बड़ा होगा, ठीक है, तो साइड भी बड़ी होगी। तो 2 मीटर ना होकर 4 मीटर हम लेंगे,
तब जाकर यूनिफॉर्म साइज़ की स्क्वायर टाइल्स हमें मिलेंगी, जिनको हम यहाँ पर बिछा सकते हैं और इस फ्लोर को कंप्लीट कर सकते हैं, फ्लोरिंग कर सकते हैं इस हॉल की। तो देखिए स्क्वायर टाइल की जो साइड है वो कितने मीटर होगी, तब जाके यूनिफॉर्म जो टाइल्स है वो हम यहाँ पर लगा सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है 20 और 16 का। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 20 16 का 4 होता है। तो साइड जो है स्क्वायर टाइल की 4 मीटर होनी चाहिए, जिससे हम मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स लगाएंगे जो कि यूनिफॉर्म साइज़ की भी होगी। और फ्रेंड्स अभी हमें हमारा आंसर नहीं मिला है, हमें नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स के लिए पूछा गया है, ठीक है। जो भी मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स लगेंगी उस नंबर के बारे में हमसे पूछा गया है। तो उस नंबर को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स जो हैं क्या होंगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल होगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होल कितना होगा, 20 इंटू 16। एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, भाई स्क्वायर का हम एरिया किस तरह से निकालते हैं, भाई साइड का स्क्वायर करके, ठीक है। तो साइड क्या है 4, इसका स्क्वायर हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 16। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा 20। तो हमें 20 टाइल्स चाहिए इस फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए, बिछाने के लिए, जो कि यूनिफॉर्म साइज़ की होगी, 4x4 की होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। और जैसा मैंने कहा हुआ है, जो भी मेजरमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं उनमें ज़्यादातर हम एसजेएफ को ही यूज़ करते हैं आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन इन ईच बॉक्स 5 और 6 डजन ऑफ एप्पल्स वर पैक्ड, 3 डजन वर left, therefore bigger boxes were taken to pack 8 or 9 dozen of apples. However, still 3 dozens of apples remained. What was the least number of dozens of apples to be packed? तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, बट कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेते हो तो इजीली इसका आंसर आप दे पाओगे। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है हर एक बॉक्स में 5 और 6 डजन एप्पल्स को पैक किया जाता है, लेकिन 3 डजन जो एप्पल्स हैं वो बाकी रह जाते हैं। तो उसके लिए एक बड़ा बॉक्स मंगाया जाता है जिसमें 8 और 9 डजन एप्पल्स को पैक किया जाता है, तब भी 3 डजन एप्पल्स जो हैं बाकी रह जाते हैं। तो हमें ये बताना है कि जो नंबर ऑफ डजन्स एप्पल्स का है वो कितना होगा और मिनिमम नंबर, ठीक है। नंबर्स ज़्यादा भी हो सकते हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करें, ठीक है। 5 और 6 डजन एप्पल्स को पैक करने पर 3 डजन एप्पल्स बच जाएं, 8 और 9 डजन एप्पल्स को पैक करने पर 3 डजन एप्पल्स बच जाएं। कंडीशन कई नंबर्स में हमें मिल सकती है, बट हमें लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो इन कंडीशंस को ट्रू करें। और फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 जब हमने सोल्व किया था तो उसके लिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, एक एग्जाम्पल आपको दिया था 6 स्टूडेंट्स का। तो हम उनको 2 स्टूडेंट्स एक रो में खड़ा करके भी इक्वली 2 स्टूडेंट्स हर एक रो में कर सकते हैं, 3 स्टूडेंट्स एक रो में खड़ा करके 2 रोज बना सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक है। 5 और 6 डजन एप्पल्स जो हैं उनको पैक किया गया, लेकिन 3 डजन यहाँ पर रह गए। 8 और 9 डजन एप्पल्स को पैक किया गया। इसका मतलब है यहाँ पर हमें एलसीएम 5, 6, 8 और 9 का लेना है, ठीक है। इस तरह के केसेस में हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है, तो एलसीएम हमें 5, 6, 8 और 9 का फाइंड आउट करना है। बट 3 डजन एप्पल्स जो है रिमेन रह गए, तो उनको भी हमें ऐड करना है। तो एलसीएम जो है वैल्यू डजन में आएगी, ठीक है, उसमें हमें 3 ऐड करना है। तो रिक्वायर्ड जो नंबर हमसे पूछा गया है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एप्पल्स जो है हमें मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है 5, 6, 8 और 9 का। जो भी वैल्यू आएगी डजन में वैल्यू आएगी, ठीक है। ये सभी वैल्यूज़ जो हैं डजन में हैं और इसमें 3 हमें ऐड करना है, ठीक है, 3 डजन। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इन वैल्यूज़ का, डिवीजन मेथड हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। 5, 6, 8 और 9, 2 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 5 डिविजिबल नहीं है, एज इट इज़ हम लिख देंगे। 6 डिवाइड होगा 3 टाइम, 8 डिवाइड होगा 4 टाइम, 9 डिविजिबल नहीं है। 3 से हम डिवाइड करते हैं, 5 डिविजिबल नहीं है, 3 डिवाइड होगा 1 टाइम, 4 डिविजिबल नहीं है, तो एज इट इज़ हम लिख देंगे 9 डिवाइड होगा 3 टाइम। तो यहाँ पर एलसीएम जो है वो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू
3। तो 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 10, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, तो 36 इंटू 10 कितना हो गया टोटल 360। तो एलसीएम हमें मिल चुका 360, इसमें हमें 3 ऐड करना है तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एप्पल्स हमें मिल जाएंगे, कितना हो जाएगा 363 डजन एप्पल्स। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर, ऑप्शन फर्स्ट। तो 363 डजन एप्पल्स होंगे, तो उस केस में हम 5 और 6 डजन एप्पल्स को पैक करते हैं तो 3 डजन एप्पल्स बाकी रह जाएंगे। 8 और 9 डजन एप्पल्स पैक करते हैं तो 3 डजन एप्पल्स बाकी रह जाएंगे। तो ये मिनिमम नंबर होगा जिसमें ये जो कंडीशंस हमें दी गई हैं वो ट्रू होंगी। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 3 bells ring at intervals of 48, 60 and 90 minutes respectively. If all the 3 bells ring together at 10 am, at what time will all the 3 ring again that day? तो क्वेश्चन में कहा गया है 3 बेल्स हैं जो 48, 60 और 90 मिनट के इंटरवल में बजती हैं। अगर वो साथ में 10 am पर बजी थी तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा उसी डे में जब वो फिर से एक साथ बजे। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट भी काफ़ी इजी है, इजीली आप इसको समझ सकते हैं। फर्स्ट जो बेल है 48 मिनट के इंटरवल पर बजती है, ठीक है। सेकंड जो बेल है 60 मिनट के इंटरवल पर बजती है। थर्ड जो बेल है 90 मिनट के इंटरवल पर बजती है। तो 48 मिनट जिसका इंटरवल है बेल का, वो नेक्स्ट कब बजेगी 96 मिनट पर। 60 मिनट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट कब बजेगी 120 मिनट पर। और 90 मिनट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट कब बजेगी 180 मिनट पर, ठीक है। और इसी तरीके से ये आगे भी जैसे जैसे टाइम इंटरवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बजेंगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये एक साथ बजेंगी, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एक साथ बजेंगी। तो एक्चुअल में हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, इनका एक मल्टीपल फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो भी वैल्यूज हैं इनका मल्टीपल हम फाइंड आउट कर रहे हैं जो कॉमन होगा, और कॉमन होने के साथ में मिनिमम होगा, ठीक है। कॉमन होने के साथ में मिनिमम होगा क्योंकि हमें सिर्फ नेक्स्ट इंटरवल चाहिए, उसके आगे के इंटरवल्स नहीं चाहिए जिस पर वो साथ में बजे। तो एक्चुअल में हम फाइंड आउट क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 48, 60 और 90 का, और इसके लिए डिवीजन मेथड हम यूज़ करेंगे। तो 48, 60 और 90 2 से डिवाइड करते हैं। 48 डिवाइड होगा 24 टाइम, 60 डिवाइड होगा 30 टाइम, 90 डिवाइड होगा 45 टाइम। 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 24 डिवाइड होगा 8 टाइम, 30 डिवाइड होगा 10 टाइम, 45 डिवाइड होगा 15 टाइम। 5 से डिवाइड करते हैं, 8 डिविजिबल नहीं है, एज इट इज़ हम लिख देंगे। 10 डिवाइड होगा 2 टाइम, 15 डिवाइड होगा 3 टाइम। 2 से डिवाइड करते हैं, 8 डिवाइड होगा 4 टाइम, 2 डिवाइड होगा 1 टाइम, और यहाँ पर 3 एज इट इज़ हम लिख देंगे क्योंकि डिविजिबल नहीं है 2 से। तो एलसीएम जो है वो क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3। तो 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 3 72, और 72 इंटू 10 कितना हो जाएगा 720। तो यहाँ पर 720 मिनट के बाद में ये सभी जो बेल्स हैं 3 बेल्स हैं वो फिर से एक साथ बजेंगी। और क्वेश्चन में हमें एक टाइम पूछा गया है, ठीक है। स्टार्टिंग में वो 10 AM पर साथ में बजी थी, उसके बाद में 720 मिनट के बाद में वो फिर से एक साथ बजेंगी। तो यहाँ पर वो एग्जैक्ट टाइम फाइंड आउट करने के लिए 720 जो मिनट है उनको हावर्स में हम चेंज कर लेते हैं। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 12 हावर्स हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो 10 AM प्लस 12 हावर्स जो है कितना हो जाएगा 10 PM हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर, ऑप्शन 4। स्टार्टिंग में वो 10 AM पर एक साथ में बजी थी, नेक्स्ट वो 10 PM पर एक साथ में बजेंगी। तो फ्रेंड्स एचसीएफ और एलसीएम का हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक हमने लगभग एचसीएफ और एलसीएम पर पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चंस जो होते हैं उनको डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको हर एक वीडियो पसंद आया होगा और जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो समझ में आए होंगे। जो भी क्वेश्चंस है अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ईजिली आप उनके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो
पसंद आया है आप लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आया है, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें ताकि मुझे पता लग सके आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। जिन व्यूवर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी नई अपडेट हमसे जुड़ी हुई कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।